गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8 न्यूमेरिकल कर लिए थे। 9वां है 10 मीटर लंबे विभवमापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति मीटर है। 1 ओम प्रति मीटर का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो 10 मीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 मीटर, 10 ओम। 1 मीटर तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो 10 मीटर तार का प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा। मतलब विभवमापी का जो तार है उसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। ठीक है। इसके श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट व नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का संचायक सेल एवं एक उच्च प्रतिरोध जोड़े गए हैं। ये जो तार है विभवमापी का, उस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक तो ये इतनी बैटरी का मतलब ई दे रखा है, ठीक है। ई बराबर कितना दे रखा है? 2.2 वोल्ट। और आंतरिक प्रतिरोध जिसका नगण्य है, मतलब स्मॉल आर बराबर 0 है। और एक जोड़ रखा है उच्च प्रतिरोध, वो हमें नहीं पता कितना जोड़ रखा है। ठीक है। विभवमापी के तार पर 2.2 मिलीवोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता प्राप्त करने के लिए उच्च प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ेगा? हमें इस उच्च प्रतिरोध का मान पूछा है कि ये हायर जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो उसके लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये RH है। जो हायर रेजिस्टेंस है वो कितना है? कैपिटल R और स्मॉल h है। हमें दे क्या रखा है? L दे रखा है। कैपिटल R अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। कैपिटल R मतलब विभवमापी का प्रतिरोध कितना है वो अपन यहाँ से निकाल लेंगे। हमें E दे रखा है और हमें X दे रखा है। ठीक है। तो L बराबर कितना है? 10 मीटर। रो प्रतिरोधकता ओम प्रति मीटर ये दे रखी है 1। और जो विद्युत वाहक वाला बैटरी का वो कितना दे रखा है? 2.2 वोल्ट। X का मान कितना है? 2.2 मिलीवोल्ट प्रति मीटर। मिलीवोल्ट को किस में बदल लेंगे? वोल्ट में बदल लेंगे। तो हम किससे गुणा करेंगे? 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे। ठीक है। मिली वोल्ट को हमने वोल्ट में बदल लिया, तो 10 की घात मिली है ना। मिली को सेंटी में और सेंटी को फिर वोल्ट में। तो इस प्रकार से अपन चेंज करते हैं। RH जो है उच्च प्रतिरोध बॉक्स वो अपन ने मान रखा है। जो RH है हमें ज्ञात करना है, तो हम मानते हैं कि माना तार के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध RH ओम लगा हुआ है, जो जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो विभवमापी के तार का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर गुणा 1 ओम प्रति मीटर। कैपिटल L गुणा रो होता है ना ये सूत्र, अपन वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो 1 मीटर तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो 10 मीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। तो कैपिटल R का मान कितना है? 10 ओम। ये क्या है? विभवमापी के तार का प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है। परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना पड़ेगा हमें। धारा कैपिटल I बराबर क्या होता है? धारा बराबर ऐसा जो सूत्र है, ये जो अपन सूत्र लगाएंगे ये सूत्र अपन पीछे पढ़ चुके हैं। I बराबर E बटे कैपिटल R होता है ना। अब R कौन कौन से जोड़ रखे हैं? एक तो प्रतिरोध तार, उच्च प्रतिरोध तार जिसको अपन ने क्या माना? RH मान रखा है। और एक अपन ने क्या जोड़ रखा है? विभवमापी का जो तार है उसका प्रतिरोध उसका कितना है? 10 दे रखा है। ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है? RH का मान ज्ञात करना है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? E बटा तुल्य प्रतिरोध। E बटे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक तो 10 ओम जोड़ रखा है और एक RH जोड़ रखा है। तो एक तो 10 आ जाएगा और एक RH आ जाएगा। ठीक है। ये RH है, यहाँ पर ये कैपिटल R जो दे रखा है। तो I बराबर E बटा 10 जो कि प्रतिरोध है किसका? विभवमापी का। और ये RH जो हमने जोड़ रखा है इसको अपन RH कर देते हैं। ये उच्च प्रतिरोध है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है। ये RH है, ये भी यहाँ पर RH है। ये यहाँ RH है जिसका मान अपन ज्ञात कर रहे हैं, और ये RH है। ठीक है।
तो ये E 2.2 वोल्ट जोड़ रखा था और 10 जो विभवमापी का प्रतिरोध है प्लस RH जो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ रखा है। ये देखो न्यूमेरिकल में दे रखा है, एक उच्च प्रतिरोध जोड़े गए हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या क्या जोड़ा गया है? एक तो बैटरी जोड़ी गई है 2.2 वोल्ट की और एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है? x बराबर I गुणा रो। ये अपन ने पीछे पढ़ा था विभव प्रवणता का सूत्र। विभव प्रवणता टॉपिक जब पढ़ा था वहां भी पढ़ा था और ये न्यूमेरिकल में भी आया था, पीछे वाले न्यूमेरिकल में। तो x बराबर I गुणा रो। I धारा है और रो प्रतिरोधक का है। धारा का सूत्र क्या है? ये। ठीक है, और रो का मान कितना है? 1। रो का मान हमें दे रखा है, ये रो का मान दे रखा है 1। ठीक है, और I का मान अपन यहाँ से लिख देंगे, ये I का मान लगा दिया। X का मान हमें दे रखा है 2.2 मिली वोल्ट प्रति मीटर दे रखा था ना, मिली वोल्ट को हमने वोल्ट में बदल दिया था। तो 2.2 गुणा 10 की घात -3 बराबर 2.2 बटे 10 गुणा 10 प्लस RH और गुणा 1, या ये रो का मान है। 2.2 से 2.2 कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पक्षाघात कर दिया, इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे ले गए। 2.2 से 2.2 काट दो, ही काट दो, बोले ही कट जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 10 की घात 3। ये 10 की घात -3 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 1000। और यहाँ 10 को पक्षांतर कर देंगे तो 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 990 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें विभवमापी के श्रेणी क्रम में 990 ओम का प्रतिरोध अगर जोड़ेंगे तब विभव प्रवणता कितनी आएगी? 2.2 मिली वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये हमने RH का मान निकाल लिया, उच्च प्रतिरोध हमने निकाल लिया। अब है 10वां न्यूमेरिकल। 10वें में विभवमापी प्रयोग में E1 व E2 विभव विद्युत वाहक बल के 2 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलित लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। देखिए क्या किया, E1 व E2 विद्युत वाहक बल के 2 सेल हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो E1 प्लस E2 होता है। ये सेलों के श्रेणी क्रम से जिनमें हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो दोनों के विद्युत वाहक बल जुड़ जाएंगे और लंबाई, संतुलित लंबाई कितनी आई? 60 सेंटीमीटर। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, आपको याद होगा, EXL, E बराबर XL हमने पढ़ा था ना। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने? E बराबर XL। यहाँ पर E क्या है? दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल का योग, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसलिए। श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ कि एक सेल का माइनस वाला सिरा दूसरे सेल के प्लस वाले सिरे से जुड़ा है। तो यहाँ पर किरचॉफ का लोक का नियम लगाएंगे तब भी दोनों जो है विद्युत वाहक बल जुड़ जाएंगे। तो यहाँ E1 प्लस E2 बराबर 60। 60 क्या है? L है, और यहाँ X 60x। X क्या है? विभव प्रवणता। ये विभवमापी के सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था। E समानुपाती L, समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो वहाँ X लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये पहले समीकरण हमें प्राप्त होगी इस लाइन से कि E1 बाई 2 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। संतुलित लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया यहाँ पे इतना? ठीक है, अब क्या किया, यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनलों को कम वोल्टता, अब इन दोनों में से कम वोल्टता किसकी है? E2 की है ना, दूसरा वाला जो सेल उसकी वोल्टता कम है। तो दूसरा सेल जो है मतलब कम वोल्टता वाला जो सेल है उसके टर्मिनल को हमने उल्टा जोड़ दिया। उल्टा जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि पहले मैं थोड़ा सा यहाँ चित्र और बना देती हूँ जिससे और क्लियर हो जाए कि पहले कैसे जुड़ा हुआ था और अब कैसे जुड़ रहे हैं। पहले हमने इस प्रकार से जोड़ रखा था, ये बैटरी है, ये है, ये दूसरा सेल है, ऐसे जोड़ रखा था पहले। ठीक है, तब तो क्या आएगा,
E1 प्लस E2, ठीक है। और क्योंकि धारा की दिशा दोनों में सेम है, अब क्या किया, जो E2 है दूसरा वाला जो सेल है, कम वोल्टता वाला जो सेल, उसको उल्टा जोड़ दिया। उल्टा जोड़ने का मतलब देखिए क्या हुआ, हमने कैसे जोड़ा इसको, ये तो है E1, इसकी तो सेम वैसा का वैसा जुड़ा हुआ है। इसको कैसे जोड़ दिया, उल्टा जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये E2 है, ठीक है। अब ये जो तुल्य निकलेगा इन दोनों का, वो क्या निकलेगा, E1 माइनस E2। माइनस कौन सा हो जाएगा, जिसको हमने उल्टा जोड़ा है वो माइनस हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना, पहले तो सीधा सीधा जोड़ रखा था, फिर हमने इसको इस प्रकार से जोड़ दिया। कम वोल्टता वाला जो सेल है उसका ध्रुवता चेंज कर दी, उसकी ध्रुवता चेंज करने का मतलब टर्मिनल हमने चेंज कर दिए, उसके प्लस वाला था उसको माइनस वाले से जोड़ दिया, माइनस वाला था उसको प्लस वाले से जोड़ दिया। तो इस कंडीशन में तो क्या आएगा, E1 प्लस E2 बराबर 60x। और जब हमने चेंज कर दिया, यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए तो संयोजन की संतुलित लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो क्या जाएगा, E1 माइनस E2, हमने चेंज किसको किया, E2 को किया, तो E2 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और 20x, इसमें दोनों साइड देखो उल्टे जुड़े हुए हैं, इसमें धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो इसमें धारा इधर प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब दोनों का आपस में भाग लगा दो तो यह जाएगा E1 प्लस E2 बराबर E1 माइनस E2 बराबर 3/1। x से x कट जाएगा और 60 में 20 का भाग लगाएंगे तो 3/1 आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को तो हम गुणा कर देंगे इससे और 1 को गुणा कर देंगे इससे, बस गुणा किया है। तो E1 प्लस E2 बराबर 3E1 माइनस 3E2, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर दिया तो ये 3 दोनों से गुणा हो गया। अब इसका पक्षांतरण कर दो, इस 3E2 को इधर ले आओ और 1E2 पहले से है तो ये 4E2 बन गया, बराबर इस E1 को इधर ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 3E1 माइनस E1 तो 2E1 बचेगा। 3 में से 1 कम हो जाएगा, उधर 3 पर 1 जुड़ जाएगा, तो 4E2 बराबर 2E1। 4 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो यह जाएगा E1/E2 बराबर 2/1। इस E2 का इधर भाग लगा दो और 2 का नीचे भाग लगा दो यहाँ, तो E1/E2 बराबर 2/1, ठीक है। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। इसमें 10 ही न्यूमेरिकल थे, 10 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए हैं, आपका छठा चैप्टर कंप्लीट हो गया। छठे लेसन में आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिए, लेकिन इन दिनों में बच्चे व्यूज़ नहीं आ रहे, बच्चे वीडियो कम देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, आपकी ही लॉस होगा। तो फिर मैं आपको कह रही हूँ और बार बार कह रही हूँ, फ़ोन भी मैं आपके घर पे करती हूँ बराबर, कि आप बराबर वीडियो देखें। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन देख लिया फिर आपने 2 दिन नहीं देखा, तो ये दिक्कत हो जाएगी आगे, क्योंकि आप ये 12th बोर्ड के एग्ज़ाम है यहाँ पर और सिलेबस जो है वो बहुत लेंदी है, आगे समय हमें बहुत कम मिलने वाला है। रिवीजन हो जाए वही बात अपन बहुत बड़ी वो बात मानते हैं कि अपन रिवीजन इसका दोबारा क्लास में आमने सामने बैठकर कर सकें। वीडियो से पढ़ाई मुझे भी पता है बहुत मुश्किल है, आप लोगों को भी बहुत दिक्कत आ रही होगी, हमें भी समझाने में। हम सोचते हैं कि बच्चों को कैसे समझाएं कि बच्चों तक हमारी बात पहुंच सके, लेकिन जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसको देखें, पढ़ें, नोटबुक में लिखें इसको और उसकी स्टडी करें, क्योंकि एग्ज़ाम वही टाइम पे होने हैं, वही मार्च में आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो मार्च में ही एग्ज़ाम होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो इसलिए
थोड़ा सा आप लोग सीरियस रहें इसके प्रति। जिन बच्चों की परेशानी है कोई वो अपनी परेशानी को दूर करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है वीडियो चलते हुए, और आगे भी अपन कुछ नहीं कह सकते कि कितने दिनों तक ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा भी आप सीरियस रहें। जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था करने की कोशिश करें। कहीं से भी अपने परिवार में किसी से भी फ़ोन लेकर, एंड्रॉयड फ़ोन लेकर और ये वीडियो देखने का प्रयास करें। आप अन्यत्र भी कहीं अगर गए हैं तो वहाँ पे भी आप ये वीडियो देख सकते हैं दूसरे फ़ोन से भी। तो आप का खुद का प्रयास ही यहाँ पर कार्य करने वाला है, यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, इनका आप रिविज़न करते रहें। मैं आज 7वां चैप्टर आपको शुरू करवा रही हूँ, और 7वां चैप्टर जो है अब थोड़ा सा जो विद्युत क्षेत्र अब तक अपन जो पढ़ रहे थे वो अब नहीं आएगा। विद्युत क्षेत्र को अपन छोड़ रहे हैं, अब अपन पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जो चुंबक के कारण उत्पन्न होता है। तो ये 10 जो क्वेश्चन हैं, अंक के क्वेश्चन, ये आप नोटबुक में करते रहें। अब अपन शुरू करते हैं 7th चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो चुंबकीय प्रभाव है वो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जब किसी भी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस विद्युत धारा के प्रवाह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है। जब किसी भी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर एक अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वह अन्य क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात किसने बताई और किन वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए और इसका प्रभाव बताया कि किस प्रकार से यह तार में धारा प्रवाहित करवाने पर किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वह चुंबकीय क्षेत्र जो है वो विद्युत धारा पर किस प्रकार से निर्भर करता है। धारा की दिशा अगर अपन बदलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। धारा अगर अपन ज़्यादा प्रवाहित करवाएं, तेज धारा प्रवाहित करवाएं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपन अगर प्रोवाइड करवाएं वहाँ पे, तब चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव होता है। तो उन सब का अध्ययन अपन प्रयोग के माध्यम से यहाँ पर करते हैं। और जिसके लिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने इस पर प्रयोग किया था, इसके बारे में हमें बताया था, वो है ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने यह बताया था कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और वो कैसे होता है वो अपन अभी प्रयोग के द्वारा देखेंगे। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक तार लिया और एक तार लेकर उसमें धारा प्रवाहित करवाई, और धारा प्रवाहित करवाकर और चुंबकीय सुई होती, मैं आपको दिखा दूंगी। चुंबकीय सुई जो है उसको उस तार के पास में लेकर आए। तो चुंबकीय सुई का जो निडल है उसके अंदर वाली, उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। जब तार में धारा प्रवाहित करवाई गई तब चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हुआ। विक्षेपित हुआ मतलब उसकी जो निडल है वो थोड़ी सी घूम गई। ठीक है ना। और जब धारा को बंद कर दिया, धारा प्रवाहित नहीं करवाई गई, तो ये देखा गया कि चुंबकीय सुई भी वापस अपनी स्थिति में, मूल स्थिति में आ गई। तो इसका मतलब कि जब तार में धारा प्रवाहित करवाएंगे तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, तार में धारा की दिशा बदल दी। पहले मान लो तो कोई भी तार है, जैसे ये तार है, मान लो इस तार में सबसे पहले इस दिशा में धारा प्रवाहित करवाई तो एक विक्षेप प्राप्त हुआ किसी भी दिशा में। ठीक है,
फिर उन्होंने क्या किया, धारा की दिशा को बदल दिया, धारा इधर से इधर धारा प्रवाहित कर रही। तो उन्होंने क्या देखा कि जब धारा की दिशा को हमने बदला तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप की दिशा भी बदल गई। जैसे कोई भी उसमें जो निडल है वो निडल मान लो पहले इधर विक्षेपित हुई, तो दूसरी बार में कहाँ विक्षेपित हुई, वो इधर। तो विक्षेप की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, बदल गई। कब, जब हमने धारा की दिशा को बदला। तो ये प्रयोग किसने किया था, ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उन्होंने, उनका प्रयोग अपन देखते हैं, क्या उन्होंने पढ़ा, क्या उन्होंने किया। विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र से संबंध स्थापित करने के लिए ऑरेस्टेड ने अनेक प्रयोग किए तथा अपने प्रयोग में देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के नीचे स्थित चुंबकीय सुई विक्षेप प्रदर्शित करती है। धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। धारा की दिशा हम एक तरफ दाएं से बाएं करवाते हैं, फिर दोबारा हमने बाएं से दाएं करवाया तो विक्षेप भी बदल गया। ठीक है, तो ये ऑरेस्टेड का प्रयोग है। इसमें आपको इस प्रयोग से क्या क्या रिजल्ट निकले वो भी अपन पढ़ेंगे। पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं। ये बैटरी लगा रखी है, यहाँ कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक धारा को बढ़ाता और कम करता है, धारा को बढ़ा सकता है और धारा को कम कर सकता है। और यहाँ पर एक हमने चालक तार लिया। ठीक है, ये भी चालक तार है। चालक तार के नीचे हमने चुंबकीय सुई रख रखी है। यहाँ पर यूं कहीं चुंबकीय सुई के ऊपर जो है वो चालक तार रख रखा है। ये चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर रख रखा है। ये नीचे चुंबकीय सुई है, ऊपर चालक तार रख रखा है। इस तार में धारा प्रवाहित कराएंगे तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, एक बार इधर होगी और धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप विपरीत हो जाता है। तो सबसे पहला जो डायग्राम ये है उसमें देखिए कुंजी हटा दी, कुंजी नहीं लगी गई। तो कुंजी जब नहीं लगाते हैं मतलब यहाँ से कनेक्शन कट किया हुआ है, परिपथ पूर्ण नहीं है, तो इस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात I बराबर 0। धारा शो नहीं कर रखी ना, देखो कहीं भी तीर का चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही। धारा प्रवाहित जब नहीं हो रही तो ये चुंबकीय सुई भी विक्षेपित नहीं होगी, ये अपनी मूल स्थिति में है, बिल्कुल सीधी है। ठीक है, अब हमने क्या किया दूसरे चित्र में कि हमने कुंजी लगा दी। देखो ये कुंजी लगा रखी है, ठीक है ना, यहाँ कुंजी लगा दी। कुंजी लगाती क्या होगा, बैटरी में धारा प्रवाहित होगी, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर। धारा की दिशा हमेशा ही रहती है, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर। तो यहाँ धारा की दिशा कहाँ से कहाँ प्रवाहित हो रही है, ए से बी की ओर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। देखो ये जो एन सिरा है वो घूमकर उधर चला गया और ये एस सिरा घूमकर इधर आ गया। ये कैसे घूमेगा, जैसे मान लो ये आप ले सकते हो, ये मान लो, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये मान लो चुंबकीय सुई। मैं आपको कल दिखाऊंगी चुंबकीय सुई कैसी होती है। ये चुंबकीय सुई है। इस कंडीशन में थोड़ा सा मैं टेढ़ा करती हूँ जिससे आपको दिख जाए। इस कंडीशन में धारा मान लो प्रवाहित नहीं हो रही, तो ये अपनी मूल स्थिति में। अब जैसे अपन ने धारा प्रवाहित करवाई, कहाँ से, ए से बी की ओर धारा प्रवाहित करवाई, तो इसमें विक्षेप होगा इधर, ये ऐसे घूम जाएगी अंदर, तो बीच में जो चुंबकीय सुई है वो इस प्रकार से घूम जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, तीसरे डायग्राम में बैटरी को चेंज कर दिया, बैटरी को उल्टा जोड़ दिया। उल्टा जोड़ दिया तो धारा की दिशा बदल गई। धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, ऐसे प्रवाहित होकर इस प्रकार से यूं जाएगी। अब बी सिरे से ए सिरे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो बी सिरे से ए सिरे की ओर धारा प्रवाहित होगी तो विक्षेप की डायरेक्शन भी बदलेगी। कैसे बदलेगी, ये जो मैंने ऐसे दिखाया अभी, ये यूं विक्षेपित हुआ था ना, अब उल्टी दिशा में ऐसे विक्षेपित होगा। ठीक है, ये चुंबकीय सुई ऐसे रखी हुई है नीचे, ऊपर ये तार है, तार में धारा प्रवाहित करवाएंगे, तार में धारा प्रवाहित करवाएंगे तो यूं घूम जाएगी और धारा की दिशा को विपरीत दिशा में करेंगे तो विक्षेप
विपरीत दिशा में आ जाएगा। ठीक है, विक्षेप की दिशा भी बदल जाएगी। तो पहली बात तो हमने यहाँ ये नोट की कि धारा प्रवाहित नहीं करवाएंगे तो विक्षेप नहीं आएगा। दूसरी बात, जब धारा प्रवाहित करवाई गई तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ और धारा की दिशा को बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। ये दूसरी बात हमने नोट की। तीसरी बात, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस धारा नियंत्रक से धारा को बढ़ाया और धारा को कम किया। तो उन्होंने देखा कि धारा को जब कम करेंगे तो विक्षेप भी कम आएगा और धारा बहुत ज़्यादा करने पर विक्षेप भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। विक्षेप बहुत ज़्यादा प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि जो निडल है अंदर, जो चुंबकीय सुई वो बहुत ज़्यादा घूम जाएगी अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित करवाएंगे तो। और अगर धारा कम प्रवाहित करवाते हैं तो ये हल्की सी घूमती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो धारा की तीव्रता पर निर्भर करती है। धारा का मान अगर ज्यादा होगा, धारा की तीव्रता अगर ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी, और धारा की तीव्रता कम है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ तार के चारों ओर एक चुंबकीय जो सुई है उसमें विक्षेप कब आता है, जब चुंबकीय सुई को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अब इस बात की पुष्टि कैसे हो, इसमें विक्षेप आया, हमें क्या पता कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या नहीं होता, इसका पता किस प्रकार से लगाया गया, इस चुंबकीय सुई से लगाया गया। क्यों? क्योंकि चुंबकीय सुई विक्षेपित तभी होती है जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई, और यहाँ चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धारावाही चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बात अपन कैसे कह सकते हैं, वो ऐसे कह सकते हैं क्योंकि चुंबकीय सुई को नजदीक लाने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, एक बात यहाँ पर और भी है कि चुंबकीय सुई अगर तार के निकट है तो विक्षेप ज्यादा आएगा, और चुंबकीय सुई को अगर तार से अपन दूर ले जाते हैं तो विक्षेप भी धीरे धीरे कम होता है। इसका मतलब कि तार के पास में नजदीक चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, और जैसे जैसे हम तार से दूरी पर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आती है। तो यहाँ पर देखो 2-3 चीजें हमें पता लगी। एक तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्यों? क्योंकि विक्षेप चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है इसलिए। दूसरी बात, धारा की दिशा को बदलने पर विक्षेप बदल जाएगा। तीसरी बात, चुंबकीय सुई को तार के पास ला रहे हैं तो विक्षेप ज्यादा आएगा, तार से अगर दूर ले जाएंगे तो विक्षेप कम आएगा। ये तीसरी बात। चौथी बात, सुई भी फिक्स है, तार भी फिक्स है, दोनों को ही नहीं ला रहे। ठीक है, लेकिन हम इस धारा नियंत्रक से धारा को बदल रहे हैं, धारा को ज्यादा कर रहे हैं तो विक्षेप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। धारा को अगर कम कर देंगे तो विक्षेप भी कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो निष्कर्ष क्या है? ऑरेस्टेड के प्रयोग से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। नंबर 1, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कैसे पता लगा? चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है इसलिए। ठीक है, दूसरा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। देखिए, हमने दिशा बदली तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदली ना, विक्षेप उल्टा आ गया था। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा की तीव्रता पर निर्भर करती है। धारा अगर अपन ज्यादा प्रवाहित करवाते हैं तो विक्षेप भी ज्यादा आएगा। विक्षेप ज्यादा आ रहा है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है वहां।
ठीक है। और विक्षेप अगर कम आता है इसका मतलब वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके पास ले जाएं और हम दूर ले जाएं, तो प्रेक्षण बिंदु जहाँ पर निडल रखी हुई है, चुंबकीय सुई जिस बिंदु पर रखी हुई है, वो बिंदु अगर तार के नज़दीक है तो तीव्रता ज़्यादा होगी, और अगर दूर है तो तीव्रता कम होगी। तो जैसे जैसे तार से अपन दूरी पर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कमी आती है, और तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 बिंदु हमने निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर पढ़े हैं। तो ये था किसका नियम? ऑरेस्टेड का नियम। तो ये आप नियम पढ़ेंगे अच्छे से। डायग्राम मैंने समझा दिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे दोबारा पूछेंगे। ठीक है। तो ये 7वां चैप्टर मैंने शुरू करवा दिया। मैं फिर कह रही हूँ, वीडियो आप लगातार देखें, बीच में गैप नहीं दें। आप ये ना करें कि आज देख लिया, फिर 2 दिन नहीं देखा, फिर 4 दिन आपने देख लिया, फिर आपने 2 दिन नहीं देखा। ये साइंस सब्जेक्ट है, जब तक आप सारे वीडियो नहीं देखेंगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं बार बार क्लास में भी आपको कहती थी कि आप अगर बीच में गायब हो जाएंगे, बीच में अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, अगर एक दिन आप क्लास में नहीं बैठते हो तो नेक्स्ट डे आपको दिक्कत आती है। ये आपने खुद महसूस किया होगा। ठीक है ना। तो आप रेगुलर वीडियो देखें, रेगुलर वीडियो पर क्लिक करें, जिससे आपकी अटेंडेंस भी रेगुलर लगे। अगर आप किसी कारण से मान लो वीडियो नहीं भी देख पा रहे हैं, मान लो आज आपके घर में काम है, आप नहीं देख सकते, तो कम से कम आप उस पर आप क्लिक कर दें, जिससे आपकी अटेंडेंस लग जाए, और आप फिर शाम को या अगले दिन नेक्स्ट डे आप उस वीडियो को देख लें। थोड़ा अधिक समय निकाल कर आप उस दिन 2 वीडियो देखें। ठीक है ना। लेकिन डेली ऐप को ओपन करके जरूर देखें, उस पर चाहे आपको समय मिले या ना मिले, उस पर आपको अटेंडेंस आपकी जरूर लगनी चाहिए उस पर। ठीक है ना। और उसमें भी आपको ज़्यादा लेट नहीं करने की, ठीक है अटेंडेंस लग गई हमारी, हमने खोल लिया ऐप को और हम फिर नहीं देख रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप वीडियो देखें जिससे आपको लाभ हो। ठीक है। धन्यवाद।